हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे ही होंगे। तो मैं जो आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको तो पता ही है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था SBI PO का रिजल्ट शेयर करते हुए कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर देने का कोशिश करूँगी। तो आज मैं इस नए वीडियो में आपके सामने हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ SBI क्लर्क का भी रिजल्ट शेयर करूँगी, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। एंड उसके साथ साथ मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर्स भी इसी वीडियो में दे दूंगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि रिजल्ट आया था ग्रेजुएशन का, वो पिछले ईयर लगभग आई गेस 22 के अक्टूबर लास्ट में आया था। और तब तक मैंने SBI क्लर्क और PO दोनों का ही जो फॉर्म है वो अपीयरिंग में डाल दिया था। तो उस समय मैं सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर ही कर रही थी, क्योंकि उस टाइम मैं एज अ बिगिनर जो है वो स्टार्ट किया था मैंने इसके लिए, और मैं इतनी श्योर नहीं थी अपने आप को लेके, इसलिए मैंने मेंस के लिए इतना फोकस नहीं किया। क्योंकि मेंस का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और मुझे लगा कि अगर मैं अभी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर लूँगी तो फिर मेरा प्री भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्री जो है वो बिल्कुल ही स्पीड का खेल है और मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का। तो वैसे तो मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बट स्टिल अभी मुझे और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना वो रिजल्ट देखना, और उसके बाद फिर हम लोग आपके क्वेश्चंस का 1 बाय 1 आंसर करेंगे। आपकी सारी क्वेरीज का आंसर मैं इस वीडियो में दे दूंगी कि क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरह से प्रिपेयर कर रहा था मैंने। और क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूँ तो मैं आपको इतनी ज़्यादा भी एडवाइस नहीं दे सकती, बट हाँ, प्री का एडवाइस मैं आपको बहुत बेहतर दे सकती हूँ, क्योंकि इस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया है उस हिसाब से मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। और आपने तो देखा ही होगा कि लगभग 10 से 12 मार्क्स के मार्जिन्स रहे हैं, और अच्छी मार्जिन्स है ये SBI एग्ज़ाम के मामले में। तो अभी आप चलिए, अभी हम शेयर करते हैं हमारा SBI क्लर्क का रिजल्ट, और उसके बाद हम आपकी सारी क्वेरीज का भी आंसर दे देंगे। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, और लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अभी कर दीजिए, और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ तो चलते हम अपना SBI क्लर्क का रिजल्ट देखते हैं। तो ये है गाइज मेरा जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं SBI क्लर्क का रिजल्ट। और ये इसमें रेगुलर वैकेंसीज के साथ बैकलॉग वैकेंसी भी आई थी। मैंने यूपी से अप्लाई किया था जनरल कैटेगरी में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स, जो कि आप देख पा रहे हैं। 100 टोटल मार्क्स थे, जिसमें SC के लिए 68.25, ST 62.75, OBC के लिए 76.5, EWS के लिए 77.5 एंड जनरल के लिए 77.5, प्लस LD के लिए 74। और इसमें मैंने जो स्कोर किया है वो है 86.75। जैसा कि आप देख रहे हैं 77.5 जो है ये कट ऑफ था, और 86.75 जो है ये मैंने स्कोर किया है। तो अप्रॉक्स वही 9 मार्क्स का जो है डिफरेंस दिख रहा है। तो ये गाइज ये मेरा स्कोर था। तो गाइज, आपने मेरा रिजल्ट देख ही लिया, मार्जिन भी देख ही ली कि कैसे मैंने क्या एग्जाम में किया है। और आई गेस कि मैंने अच्छा ही किया एग्जाम में। आपको भी देख के ठीक ही लगा होगा। तो अभी वक्त आ गया आपकी क्वेरीज का आंसर देने के लिए, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और 1 बाय 1 मैं आपकी क्वेरीज का आंसर देती हूँ। तो पहला आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप क्वांट कैसे पढ़ते हो। तो गाइज, मैं आपको, जैसे मैंने आपको अपनी सारी पिछली वीडियोज में ये सजेस्ट किया है कि सबसे पहले आपको ज़रूरत है आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि बिना अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो दैट डजंट मैटर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि वो जब क्लियर हो जाएंगे तभी आप ऐसे मतलब आपके अंदर ये कैपेसिटी होगी कि हाँ, आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आप उसके बारे में सोच सको कि ये किस तरह से बन सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसका कॉन्सेप्ट सीखो, फिर उसको थोड़ा सा फास्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है ना वो बिल्कुल ही आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड रखते हो अपनी। तो मैंने 4 मंथ्स का सबसे पहले अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करा था, सिलेबस पूरा कंप्लीट करा था। और अलॉन्ग विद इसके मैंने अड्डा का जो PDF है, जो मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है, उसको हमेशा मैंने
साथ में लेके मैं चली हूँ। मतलब जो चीज़ें मेरे कोचिंग में, मेरे ट्यूशन में पढ़ाई हो रही है, क्लास में पढ़ाई हो रही है, मैं उसको पैरेलल लेके चलती थी, और उसके कम से कम 150 क्वेश्चन लगाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे वो लगाने ही हैं। इंटरेस्ट मी गाइज, अगर आपने एक टॉपिक से, एक चैप्टर से, दैट मीन्स कि स्पेशली अड्डा के पीडीएफ से, आई डोंट नो कि अदर बुक्स में आपको किस तरह के मटेरियल मिलते हैं, बट अड्डा का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है और मैंने उसी से प्रिपेयर किया है। क्योंकि मेरे पास, ट्रस्ट मी, कि एक भी हार्ड कॉपी टाइप की कोई भी बुक, मतलब बुक मेरे पास अगर आप ढूंढोगे तो मेरे पास एक बुक आपको नहीं मिलेगी। मैं बुक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती। तो ये मतलब मेरा कॉन्सेप्ट मतलब होता ही है, मेरे से हो ही नहीं पाती पढ़ाई बुक लेके, तो मैं फ़ोन को ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। तो मैंने, अगर आप अड्डा का पूरा वो जो है वो आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि बेसिक से शुरू करता है वो, फिर लेवल 1, लेवल 2, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं, एंड देन आफ्टर आपके मेंस के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कवर अप कर लेते हो और आपका ये सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो आप 90% आई गेस कि 90% आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि मैंने इसी को प्रीफर करा है। और अभी जो मेरे एग्जाम्स प्री के निकलते रहते हैं, मतलब अक्सर ही निकल जाते हैं, वो इसी की वजह से निकलते हैं। तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद फिर अड्डा का पीडीएफ पैरेलल लेके चलो, लगाओ उसको, और उसमें जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर करो। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए अगर आप चाह रहे हो कि आप बहुत अच्छा कर लोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, बाकी आई डोंट नो। और इसके बाद अब हम दूसरे क्वेरी की बात करते हैं, दैट इज अबाउट रीजनिंग, कि आप रीजनिंग कैसे करते हो। तो गाइस, सबसे ज़्यादा मैंने किसी चीज़ को प्रैक्टिस किया तो वो है पजल। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, 4 महीने का आपका सिलेबस चलता रहता है, तो उसके पैरेलल में आपको बहुत टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। मतलब मैंने मुश्किल से आई गेस 3 से 4 घंटे अगर घर पे दिए होंगे 2 घंटे की क्लास के बाद, तो वो बहुत सफिशियंट था मेरे लिए। क्योंकि मैंने क्वांट के कुछ क्वेश्चन, आप रेगुलर तो है नहीं कि 150 क्वेश्चन एक ही दिन में बना डालोगे, तो मैं ऐसा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस करती थी, 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स करती थी ढूंढ ढूंढ के, और उसके बाद मैं बाकी टाइम पजल को देती थी, क्योंकि पजल जो है वो ठीक करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं पजल को टाइम देती थी, और पजल के लिए भी मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैंने टेलीग्राम के कुछ चैनल ज्वाइन करके रखे थे, जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल रहे। और उनमें जो है कि आपको रेगुलर ऐसे 20 से 25-30 आपको पजल्स मिल जाते हैं, और सबका लेवल अच्छा है। अगर आप प्री लेवल के खोजोगे तो आपको प्री लेवल के मिलेंगे, मेंस के खोजोगे तो मेंस के मिलेंगे। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह का कंटेंट खोज रहे हो। तो मैं जिस तरह का कंटेंट खोजती हूँ मुझे मिल जाता है, और बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं जो मैं अक्सर बनाती हूँ, तो मेरा पजल बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। तो ये तो हो गई गाइज आपकी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। लेकिन अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने मुझे पूछा था इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। क्योंकि इंग्लिश में जो है मार्क्स बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको लगता है ये सही है, ये सही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लिश, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट जहाँ तक की बात है ना, आपको गलत से ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रही हूँ, इसके बाद ये आ गया, इसका मतलब मैंने पूरा पजल गलत किया, पूरा क्वेश्चन गलत किया है, ये आपको समझ में आ जाता है। लेकिन इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आपने सही करा है, गलत करा है, कि आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए श्योर नहीं हो सकते। तो जैसा कि आपने मुझे बहुत रिक्वेस्ट, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आप इंग्लिश के लिए क्या करते हो, इंग्लिश के लिए क्या करते हो, तो आई थॉट कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैं इंग्लिश के लिए क्या करती हूँ। क्योंकि सीरियसली गाइज, मैंने इंग्लिश के लिए कुछ खास करा नहीं है, क्योंकि वो होता है ना, शुरू से ही मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक रही है। मतलब मुझे ऐसा होता फीलिंग वाली चीज़ कि आपको पता चल जाता है कि नहीं ये गलत लग रहा है थोड़ा, इसको मार्क कर देते हैं। तो आई डू इट लाइक दैट, मतलब कि ये मुझे गलत लग रहा है, इसको मार्क कर देते हैं। तो ऐसा होता है ना, क्योंकि ऐसा भी मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा, मुझे स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप हिंदी में एकदम मस्त स्टोरीज पढ़ते रहो, या फिर आप इंग्लिश के पीछे जाओ और आपको जो चीज़ें नहीं आती, जिसमें आप वीक हो, आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हो। आई नो कि आपको थोड़ा सा मेरा जो स्ट्रैटेजी है, ये मेरी स्ट्रैटेजी बहुत आपको वियर्ड लग रही होगी, बट ट्रस्ट में ये स्ट्रैटेजी ही मैंने फॉलो की है। क्योंकि मुझे स्टोरीज और नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो आई थॉट कि मैं हिंदी में क्यों, मैं इंग्लिश में ही पढूं। क्योंकि जब भी आप बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की या बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ते हो ना, तो आपको ऑलरेडी, अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग अगर आपको पर्टिकुलरली नहीं भी पता है, तो आप अगर जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ते आ रहे हो, तो अगर आप उस वर्ड को किसी सेंटेंस के बीच में देखोगे तो आपको वैसे ही आपको लग जाएगा, मतलब ये चीज़ की इसका मीनिंग अप्रॉक्स यही होना चाहिए। क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग ढूंढ लेते हो, और प्लस वो सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है, ये भी चीज़ की नॉलेज जो है वो आपको मिल जाती है।
कि सेंटेंस में वो वर्ड जो है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो दो चीज़ें आपको फ़ायदा होगा। पहला तो ये कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपको पढ़ने की बहुत आदत हो जाएगी, और दूसरी बात की, और प्लस एक और चीज़ होती है, इससे आप जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन होता है ना, आपको बहुत जल्दी आप उसको पढ़ लेते हो। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक बार एक नज़र में ऐसे ऊपर से नीचे तक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा लिटरली बहुत इंटरेस्ट है नॉवल पढ़ने में। तो मैं मतलब कि ऐसे ऊपर देखती नहीं हूँ कि नीचे पहुँच जाती हूँ, ऐसा होता है। तो आप बहुत कम टाइम आपको लगता है आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, तो ऐसा भी, ये भी एक फ़ायदा है। प्लस कैसे कहाँ क्या चीज़ यूज़ करनी है वो भी फ़ायदा है। रही बात बुक की, तो एक मेरी फ्रेंड थी जिसके साथ मैं जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो वो एसएससी का प्रिपेयर कर रही थी। तो जब वो प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने देखा कि उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज की एक बुक थी, एसएससी की ही बुक थी, किरण की बुक थी वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी बुक से पढ़ने की ट्राई करूं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए और इंग्लिश। तो मैंने उनकी बुक पढ़ने का ट्राई किया। तो उसमें आपको पता है सबसे पहला जो चैप्टर था वो था एरर डिटेक्शन का, और उसमें अप्रॉक्स 2000 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले मैं उसी के पीछे पड़ी कि पहले एरर डिटेक्शन ही कर लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरे साथ क्लासेस में ऐसा होता था कि मुझे पूछा जाता कि व्हाट इज़ द एरर हियर। तो आई वाज लाइक कि एरर तो ये होगा, एंड देन ही वाज लाइक, माय टीचर वाज लाइक कि क्यों होगा। तो आई वाज लाइक कि पता नहीं क्यों होगा, मन कह रहा मेरा कि यही एरर है। तो यार एरर तो होता ही था वही, लेकिन जो उसके पीछे जो आपका रीज़न था ना, वो बिल्कुल भी आपको नहीं पता था कि वो क्यों होगा, क्या होगा। बट आपको बस लगता था कि वो गलत है, तो वो गलत होता था, बट वो क्यों होता था वो नहीं आपको पता था। तो थोड़ा सा ऐसा था कि आपको नॉलेज तो है बट प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो मैंने सोचा पहले मैं एरर डिटेक्शन का ही काम करती हूँ। तो मैं एरर डिटेक्शन का मैंने 2000 क्वेश्चन लगाए, इंटरेस्ट में किया, 2000 क्वेश्चन लगा लिया आपके तरह तरह के। तो अब उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन तो नहीं ही फंसने वाला है कभी। बहुत ऐसा रेयर केस होगा जो आपने उसके बीच में नहीं पढ़ा या फिर आप उसको फॉरगेट कर रहे हैं। तो यही दो चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज आपका इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ, अगर एसएससी आपका मन है तो आप एरर डिटेक्शन के कम से कम 2000 क्वेश्चन टाइप के लगाओ। तो एसएससी वाला किरण ही लगा लो ना, बेस्ट है। तो ये तो थी गाइस इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, एंड इसके अलावा मैं आपको इससे बेहतर स्ट्रैटेजी तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्लिश चीज़ है। तो अगर इंटरेस्ट आपको आता है, प्लस आपका ग्रामर अगर अब ठीक नहीं है, आपका शुरू से ग्रामर ठीक नहीं रहा है, तो अभी तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि अभी आप उसको ठीक कर लो। मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी आपके पास चांस है। ग्रामर बहुत ज़्यादा होता है और उसको सीखना बहुत थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा अगर आप रूल वाइज जाते हो। तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू करो ना, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगे कि ये चीज़ कैसे यूज़ होती है चीज़ों में। प्लस आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसको इंग्लिश में देखना शुरू करो, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। अब रही बात स्ट्रैटेजी की कि आपको आता तो सब है बट फिर भी आपका प्री में आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर अभी भी आपने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो एटलीस्ट लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी है और फिर भी मैं बना रही हूँ वीडियो, और मेरा 7 को एग्ज़ाम है IBPS क्लर्क का। तो खैर कर दो लाइक और शेयर नहीं, सब्सक्राइब कर दो कम से कम। चलिए, तो फिर हम आपको बताते हैं ये चीज़ कि प्री में अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट जानने के बावजूद भी, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपका ईगो है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपका ईगो है। क्योंकि आपको पता है, आपको लगता है आपको आता तो सब है, फिर ये क्वेश्चन आपसे बन क्यों नहीं रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ये। तो आई गेस गाइज कि ये सबकी ही प्रॉब्लम होती है और मेरी भी थी। तो मैंने भी इससे छुटकारा पता है कैसे पाया, जैसे जैसे मैंने मॉक देने शुरू किए, मैंने अपने आप का एनालिसिस करना शुरू किया, तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आता सब कुछ है, फिर ये क्वेश्चन मेरे से बन क्यों नहीं रहा है। मतलब क्यों ही नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा सा और टाइम मैं दे दूंगी तो ये बन जाएगा और मेरे 5 नंबर मुझे मिल जाएंगे। बट यही जो वो पॉइंट है जहाँ पे आप गलती करते हो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें ज़रा सा भी फंस रहे हो तो आप उसको स्किप करो, उसको स्किप करके आप एकदम आगे जाओ। क्योंकि आप उस एक जो 5 नंबर का क्वेश्चन कंटेन कर, आप उसके चक्कर में जो ये 10 मिनट निकाल रहे हो अपने, उतनी देर में अगर आप चाहो ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आगे के कर लोगे जो कि बहुत ईजी होते हैं। जैसे सिलॉक्स होता है, फिर आपको वो क्या बोलते हैं उसको, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। तो मेरा ये सब कुछ छूट जाता था। फिर मैंने इस पर बहुत वर्क किया और फिर मैं स्किप करने का आदत डालने लगी कि स्किप करना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन, क्वांट में भी रीजनिंग में भी, कि आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए कि आपको देख के लगना चाहिए क्वेश्चन को कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे कर लेना है, हो जाएगा मेरे से, बहुत ईजी है ये, तो आप उसी के पीछे जाओ। और ऐसा नहीं कि अब आप स्किप कर करके देख रहे हो कि कौन सा मुझे बनाना है, ऐसा नहीं, आपको करना है 1 बाय 1। आप जैसे जैसे बनाते जाते हो ना, तो आपको जो क्वेश्चन लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेगा क्या, तो इसको हटा के आगे चले जाओ और एकदम ईजी क्वेश्चन पहले करते जाओ।
तो अगर आपके पास लास्ट में 5 से 6 मिनट भी बच रहे हैं ना, तो आप जैसे कि आप पीछे आके फिर से टीआई को अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट दे दिए, 5 मिनट दे दिए, 8 मिनट दे दिए, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि आगे आपके इतने ईजी क्वेश्चन छूटे होंगे, इतने ईजी क्वेश्चन जिसको देख के आपको लगेगा कि यार ये क्यों ही छोड़ दिया, मतलब ये तो बिल्कुल ही बन जाता था मेरे साथ। तो जो आप पीछे टीआई को टाइम दे रहे हो ना, वो आप आगे उतने आप उसको टाइम नहीं देना होता। अप्रॉक्सीमेशन है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, ऐसे सीरियसली गाइज ये सब बिल्कुल ही ईजी होता है करने के लिए, तो आपका उसके चक्कर में वो छूट जाता है। तो आप बिल्कुल ये चीज़ ना करें, और जितना ज़्यादा आप मॉक दोगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा फील होगा कि कैसे चीज़ों को स्किप करना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि आपको स्किप करना आना चाहिए। क्वेश्चन बनाना नहीं, क्वेश्चन छोड़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी ये तो थी स्ट्रैटेजी। और इसके बाद आपकी तो आई डोंट थिंक कोई क्वेरीज बची हुई है। और रही बात कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, तो दैट डजंट मैटर। मैं जब प्रिपेयर कर रही थी अपना सिलेबस, तो उस टाइम मैं कोचिंग के 2 घंटे के अलावा मुश्किल से 3 घंटे देती थी, या वो भी नहीं देती थी, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके जितनी जल्दी बन जाए। मेरा ना ऐसा होता था कि मेरे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, मेरे पास टाइम का सीन नहीं है कि ये टाइम मुझे इतना टाइम देना ही है, ऐसा नहीं था। तो मैं उतने क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट हो गए, मैंने उसको स्किप कर लिया ऐसा। और इंग्लिश में 30 में से 28 अटेम्प्ट करने का मेरा तो यही स्ट्रैटेजी है। और बाकी आप अगर इसको फॉलो करते तो अच्छी बात है, बाकी नहीं करते तो आपकी मर्जी है। एंड मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ। और इसके बाद टाइमिंग की बात जो भी है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको जितनी देर भी पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन आपको फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। मेरे साथ होता है कि अगर मुझे दिन में मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो मैं रात में बैठ जाती हूँ, पूरा दिन सोने के बाद रात को पढ़ लेती हूँ। तो अगर आप 3 से 4 घंटे, मुझे लगता है कि अगर आप दिल लगा के पढ़ते हैं, दिमाग लगा के पढ़ते हैं, तो फिर वो बहुत है, वो बिल्कुल भी कम नहीं है। और गाइज अगर आपको जैसे वो चाहिए, मटेरियल चाहिए कि आपको पजल का मटेरियल चाहिए कि कैसे आप प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पास मटेरियल नहीं है, आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं कि आपको क्या सॉल्व करना है, क्या आपके लिए सही होगा, तो आप प्लीज़ मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल का जो वो आईडी मैंने आपको अपने बायो में बताई हुई है, तो आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको उस चैनल का लिंक दे दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे आपको प्री और मेंस दोनों के बहुत बेहतर कंटेंट मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने भी रीजनिंग के लिए कोई भी बुक नहीं प्रीफर करी है, तो मैं सिर्फ ऑनलाइन टेलीग्राम की मदद से ये सब कुछ करती हूँ। तो आपको वो भी मिल जाएगा, और आप वहाँ से प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा ना, वो भी बहुत बेस्ट होने वाला है। तो आप उसी के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे आपको चैनल जो है वो सजेस्ट कर दूँगी। और इसके अलावा रही स्टडी ब्लॉक की बात, तो अभी मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को। तो उसको देने के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए स्टडी ब्लॉग भी अपलोड कर दूँगी कि दिन भर में किस हिसाब से कैसे मैं पढ़ती हूँ। एंड मिलते हैं मेंस के बाद, देखते हैं क्या होता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्ज़ाम्स। एंड मेरे को भी ऑल द बेस्ट बोल ही दो, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो जो होगा देखा जाएगा। एंड अच्छा ही होगा जो होगा, क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है, और देखते हैं क्या होता है। तो टेक केयर गाइस, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।